हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्य जो आपके यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पीएसआई रैपिड रिवीजन में हम सबसे पहले हमने क्लास देखी थी स्वतंत्र क्रांति की। आज का हमारा टॉपिक रहेंगे किसान आंदोलन पे। हालांकि राजस्थान में जो किसान आंदोलन होते हैं उसके बारे में ले देकर 7-8 किसान आंदोलन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि होते हैं, लेकिन इनमें फैक्ट खूब सारे हैं। इसलिए हम हर किसान आंदोलन को 15 से 20 मिनट तक क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और हर किसान आंदोलन की आपको वीडियोज हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल जाया करेंगी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, तो हमारा जो आंदोलन है वह कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगर हम बिजोलिया के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो यह बिजोलिया कौन से जिले में पड़ता है? तो यह हमारे वर्तमान समय में भीलवाड़ा जिले में, जो कि उस समय कौन सी रियासत का हिस्सा था? मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। और मेवाड़ रियासत में भी अलग अलग तरह के ठिकाने थे। तो यह बिजोलिया किस कैटेगरी का ठिकाना था? तो ध्यान रखना है कि यह प्रथम कैटेगरी का ठिकाना था। और अगर बिजोलिया की बात करें कि जिस समय मेवाड़ के कौन महाराणा सांगा, जिस समय मेवाड़ में महाराणा कौन थे? सांगा जी थे। तो होता क्या था कि जो राजा है वह कहाँ बैठेगा? राजधानी। मेवाड़ की राजधानी क्या है? चित्तौड़। अब चित्तौड़ के आसपास यानी कि राजधानी के आसपास के जो भी इलाके थे उनको क्या बोला जाता था? उनको बोला जाता था जागीर बोला जाता था। और राजा यहाँ पर अपने विश्वास पात्र या अपने परिवार के सगे संबंधियों को यहाँ पर बिठा देता था। उसी समय एक बंदा जो कि जगनेर से आया हुआ था, महाराणा सांगा के पास में राणा सांगा की सेवा में आया था, उसका नाम था अशोक परमार। जो कि महाराणा सांगा का क्या था? कुशल सेनापति था। अशोक परमार जो कि कहां से आया था? जगनेर से आया था। महाराणा सांगा द्वारा इसको जो जागीर प्रदान की जाती है वह जागीर कौन सी प्रदान की जाती है? बिजोलिया। बिजोलिया जागीर किसको प्रदान की जाती है? अशोक परमार को। किसके द्वारा? महाराणा सांगा के द्वारा बिजोलिया जागीर प्रदान की जाती है। और बिजोलिया का हमें एक एंशंट नाम भी हमें देखने को मिलता है। वह नाम कौन सा है? ऊपर माल का पठार। क्योंकि मेवाड़ पूरा क्या है? एक पठारी एरिया है, इसलिए इसके क्षेत्र, इसके जो भी क्षेत्र आएंगे मेवाड़ रियासत के, वह भी क्या रहेंगे? पठारी एरिया में आएंगे। तो बिजोलिया को पहले क्या बोलते थे? बिजोलिया को पहले ऊपरमाल के पठार के नाम से भी जाना जाता था। और यह जागीर किसको दी गई थी? अशोक परमार को दी गई थी, जिन्होंने कौन से युद्ध में भाग लिया था? आपको ध्यान रखना है, खानवा युद्ध। और खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध। जिसमें कौन भाग लेते हैं? अशोक परमार, जो कि क्या है? बिजोलिया के सामंत है। इसके द्वारा जागीर प्रदान की गई थी? महाराणा सांगा के द्वारा यह जागीर प्रदान की गई थी। और आपको थोड़ा फैक्ट याद करना है कि बाद में इसी बिजोलिया की एक राजकुमारी होती है जिनका नाम है अजब पंवार, जिनकी शादी किसके साथ में होती है? महाराणा प्रताप के साथ में होती है। अब हम किसी भी आंदोलन को अगर पढ़ते हैं तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी आंदोलन हो उसके स्टार्ट होने के क्या रहते हैं? कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर बिजोलिया किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था तो उसके क्या कारण रहते हैं। तो कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कि किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगाए गए थे। और कितने तरह के कर थे? कि कुल 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। प्लस कर तो अधिक ले ही रहे थे, इसके अलावा वह सामंत द्वारा किसानों से क्या? भू राजस्व यानी कि भूमि के ऊपर लिया जाने वाला कर भी क्या? अधिक वसूल किया जा रहा था। प्लस लाटा कुंता भी अधिक था। लाटा कुंता होता क्या है कि जैसे कि कोई खेत है उसमें फसल करते हैं, फसल की हम कटाई करते हैं, उसके बाद में फसलों को हम गठरी बांध के रख देते हैं। अब आज के समय में तो हम उन गठरियों के क्या करते हैं? माप करवा लेते हैं कि भाई ये इतने किलो की है। उस समय सिर्फ अंदाजन ही माप लगाई जाती थी, जिससे कई बार किसानों को हानि भी होती थी। और इस व्यवस्था को क्या बोला जाता था? लाटा कुंता बोला जाता था। तो इसके विरोध में भी किसान थे। प्लस बेगार प्रथा। बेगार प्रथा क्या है कि किसी से आपने मजदूरी करवा ली लेकिन उसको उसका मेहनताना नहीं दिया, यानी कि फ्री में काम करवाना, उसको क्या बोला जाता है? बेगार बोला जाता है। तो इसके विरोध में भी किसान थे। प्लस तात्कालिक कारणों की अगर बात करें तो तात्कालिक कारण हम दो दे सकते हैं। सबसे पहला है चौरी कर। कब लगाया गया था? 1903 में। उस समय के सामंत कौन थे? उस समय के सामंत थे कृष्ण सिंह। चौरी कर होता क्या है कि लड़की की शादी के समय में लिया जाने वाला कर। किससे? किसानों से। कब लिया जाता था? लड़की की शादी के समय में। पहले ये 1.5 रुपए लिया जाता था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर कितनी राशि कर दी गई थी? 5 रुपए इसकी राशि कर दी गई थी। दूसरा तलवार बंधाई कर, यह एक तरह का क्या था? उत्तराधिकार शुल्क। कि जो भी नया सामंत बनता था वह क्या देता था? राजा को उत्तराधिकार शुल्क देता था। किसके द्वारा? सामंत द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? मेवाड़ में तलवार बंधाई कर कहलाता था। तो 1906 में एक नए सामंत बन रहे बिजोलिया में। उन सामंत का नाम है पृथ्वी सिंह। अब
सिस्टम तो ये था कि यह कर किसके द्वारा दिया जाना चाहिए था, पृथ्वी सिंह जी द्वारा मेवाड़ महाराणा को दिया जाना चाहिए था। लेकिन पृथ्वी सिंह ने यह कर किससे वसूल कर लिया था, यह कर किसानों से वसूल किया था, इसलिए भी किसानों में रोष व्याप्त था। तो तात्कालिक कारणों में दो बड़े कर, चौवरी कर कब 1903 में किसके समय, कृष्ण सिंह। दूसरा कर तलवार बंधाई कब, 1906 में किसके समय में, पृथ्वी सिंह के समय में यह कर लगाया गया था। तो यह क्या थे, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण थे। अब इन सब कारणों के बाद में किसानों की सभा होती है, किसानों की सभा होती है कहाँ पर, गिरधरपुरा गांव में। और यह कौन से किसानों द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखना है कि धाकड़ किसानों के द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और इसका स्टार्टिंग ईयर कौन सा माना जाता है, 1897 में यह ईयर माना जाता है। हालांकि यह आंदोलन 44 साल तक चला था, इसलिए इसको सहूलियत के हिसाब से हम अलग अलग चरणों में पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रथम चरण है उसको हम पढ़ते हैं 1897 से 1914 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम प्रथम चरण के नाम से जानते हैं, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, गिरधरपुरा गांव से। कौन से किसानों द्वारा, धाकड़ किसानों द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसके प्रमुख लीडर कौन थे, साधु सीताराम दास, जो कि उस समय बिजोलिया ठिकाने में किसकी नौकरी करते थे, पुस्तकालय अध्यक्ष की। जो लाइब्रेरी उसके संचालक थे कौन, साधु सीताराम दास जी। अब लाइब्रेरी संचालक थे, इंटेलिजेंट आदमी थे, इसलिए सभी किसान इनका क्या मानते थे, कहा मानते थे, सभी किसान इनका कहा मानते थे। तो गिरधरपुरा गांव में इन्होंने किसानों की मीटिंग बुलाई, किसानों से बोला कि हमारे ऊपर अधिक से अधिक कर है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सामंत की शिकायत किससे करनी चाहिए, मेवाड़ महाराणा से करनी चाहिए। अब शिकायत करेगा कौन, तो इसीलिए उन्हीं किसानों के बीच में से दो आदमी नियुक्त किए गए थे, जो कि किसानों के प्रतिनिधि बनकर किससे मिलेंगे, तात्कालिक जो मेवाड़ के महाराणा थे उस समय कौन थे, महाराणा फतेह सिंह जी। उनके पास में क्या थे, किसानों के प्रतिनिधि भेजे जाते थे। तो दो किसान किसानों के प्रतिनिधि बनकर किसके पास जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह जी के पास में। और वह किसान कौन थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों के प्रतिनिधि बनकर किससे मिलते हैं, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से मिलते हैं। और उन्हें क्या बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी उनकी समस्या सुनते हैं, और उनकी समस्या क्या किसानों के कारण सही है, इसके लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं, और उस जांच अधिकारी का नाम है हामिद। तो महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा कौन सा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, तो ध्यान रखना कि हामिद नामक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। कौन, महाराणा फतेह सिंह जी के पास में किसानों का प्रतिनिधि बनकर गया था, तो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। किसके कहने पर, साधु सीताराम दास जी के कहने पर। स्टार्ट कहां से होता है ये आंदोलन, गिरधरपुरा गांव से यह आंदोलन धाकड़ किसानों द्वारा स्टार्ट होता है। प्लस इसके अलावा और कौन कौन इसके प्रमुख नेता थे, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेमचंद भील, हत्याकरण चारण और ब्रह्मदेव, यह इस आंदोलन के क्या थे, प्रमुख नेता थे। कौन से चरण में, प्रथम चरण में यह आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो प्रथम चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली, और प्रथम चरण में जो मोटे तौर पर बात हुई थी, हालांकि किसान अपनी मांग महाराणा तक पहुंचाने में कामयाब हो गए थे। अब बात करते हैं कि सेकंड चरण की। तो सेकंड चरण स्टार्टिंग होता है 1914 से 1923 तक का, इसको क्या माना जाता है, सेकंड चरण। और सेकंड चरण में साधु सीताराम दास एक बंदे को आंदोलन की बागडोर संभालते हैं, उस बंदे का नाम है विजय सिंह पथिक, जो कि मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर अब इस आंदोलन से कौन जुड़ रहा है, विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। विजय सिंह पथिक जी जब इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि वह सभी किसानों से बोलते हैं कि अगर हमें आंदोलन में सफल होना है या आंदोलन को लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास में किसानों का संगठन होना चाहिए, या हमारी एक संगठन होना चाहिए। इसलिए वह एक संगठन का निर्माण करते हैं, उस संगठन का नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड। मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया को क्या कहा जाता था, ऊपरमाल कहा जाता था, इसलिए किसानों के संगठन का क्या नाम रखा गया है, ऊपरमाल पंच बोर्ड। कब बनाया गया था, 1917 में। कहाँ पे, बैरीसाल नामक गांव में। कि वहां पर एक बैरीसाल गांव है जहां पर किसकी स्थापना की थी है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई है, हरियाली अमावस्या के दिन में इसकी स्थापना की गई है। ये हरियाली अमावस्या में ऊपरमाल पंच बोर्ड की बैरीसाल नामक गांव में 1917 में विजय सिंह पथिक जी के कहने पर क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब कोई संगठन बनाते तो उसका अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, इसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। अब यह संगठन किसका है, यह संगठन किसानों का है। अब इस संगठन में युवाओं को जोड़ने के लिए, प्लस इस संगठन का क्या उद्देश्य है और यह संगठन को क्यों बनाया गया है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, कुछ पर्चे या प्रचार उचार होना चाहिए। इसलिए एक युवा समिति और एक पर्चा प्रकाशित इस संगठन द्वारा किया गया था। जो युवा समिति बनाई गई थी युवाओं की, उस समिति का नाम रखा गया था ऊपरमाल सेवा समिति, जो कि एक तरह से क्या था, युवाओं का संगठन था। और जो पर्चा प्रकाशित किया गया था उसका नाम क्या था, ऊपरमाल का डंका, जो कि एक तरह का क्या था,
किसानों का पर्चा था जो कि किसानों को आंदोलनों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रकाशित किया जाता था। प्लस सामंत द्वारा क्या-क्या अत्याचार किए जा रहे हैं उनकी जानकारी देता था और क्या-क्या एक्टिविटी इस संगठन की रहने वाली उन सभी की जानकारी कौन-सा पर्चा देता था किसानों को? ऊपर माल का डंका। तो आपको ध्यान रखना है संगठन कौन-सा बनाया गया था? ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 बैरिसाल गाँव में हरियाली अमावस्या के दिन अध्यक्ष मन्ना पटेल और साथ में युवाओं के लिए कौन सी समिति? ऊपर माल सेवा समिति। कौन सा पर्चा? ऊपर माल का डंका। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। बाद में इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक जी एक शख्स को और जोड़ते हैं। उन शख्स का नाम है माणिक्यलाल वर्मा जी, जो कि उस समय कहाँ पे नौकरी करते थे? बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। तो विजय सिंह पथिक जी के कहने पर अब इस आंदोलन से कौन जुड़ रहे हैं? तो इस आंदोलन से माणिक्यलाल वर्मा जी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तो यह थी सेकंड चरण की बात में। अब सेकंड चरण में जब ये बात होती है, तो उस समय विजय सिंह पथिक जी के हाथ में पूरी तरह से इस आंदोलन की बागडोर थी। अब विजय सिंह पथिक जी चाहते थे कि यह आंदोलन कैसा बने? राष्ट्रव्यापी बने, कि इस बिजोलिया आंदोलन को पूरा देश जाने। इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है कि अगर हमें इस आंदोलन में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो हम देश के स्तर पे यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मांगों को रख सकते हैं। अब कांग्रेस का समर्थन कैसे प्राप्त करेंगे? तो हमें कांग्रेस के अधिवेशनों में जाकर हमारी बातें रखनी होंगी। उस समय कांग्रेस प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन आयोजित कर रही थी। तो बात करते हैं वर्ष 1919 की। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था अमृतसर में और विजय सिंह पथिक जी के मित्र थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने विजय सिंह पथिक जी को कांग्रेस के अधिवेशनों में बुलाया था। कब? 1919 में। उस समय अधिवेशन कहाँ हो रहा था? अमृतसर में। विजय सिंह जी पथिक जाते हैं, वहां पे अपना समर्थन रखते हैं और कांग्रेस का समर्थन मतलब सीधा साफ समझ सकते हो गांधी जी का समर्थन। लेकिन 1919 में गांधी जी इसको समर्थन नहीं देते हैं। हालांकि बाल गंगाधर तिलक जी इस आंदोलन को समर्थन दे देते हैं, लेकिन गांधी जी इस आंदोलन को समर्थन नहीं देते हैं। अब गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया तो क्या किया जाए? तो दोबारा प्रयास किया जाना चाहिए। गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयास किया जाना चाहिए। अब चूंकि कांग्रेस प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित कर रही थी, 1919 के सम्मेलन में गांधी जी ने समर्थन नहीं दिया था, तो अगला साल कौन सा? 1920 में। वहां पे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हो रहा है? अब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, जो कि बाल गंगाधर तिलक का गृह राज्य है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक मराठा थे। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयासों से एक बार पुनः विजय सिंह पथिक जी वहां पर आंदोलनों में वो सॉरी अधिवेशन में जाते हैं और इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी इस आंदोलन को क्या दे देते हैं? नैतिक समर्थन दे देते हैं। जब राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस का इसको नैतिक समर्थन प्राप्त होता है, तो थोड़ा प्रेशर क्या मेवाड़ रियासत में पड़ता है। जब मेवाड़ रियासत में इसका प्रेशर पड़ता है, तो मेवाड़ रियासत द्वारा 2 जांच आयोग गठित किए जाते हैं, 1919 में और 1920 में। 1919 में जो जांच आयोग गठित किया जाता है, उसके जो अध्यक्ष थे उसको बोलते हैं बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यानी कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जी की अध्यक्षता में क्या किया गया था? मेवाड़ महाराणा द्वारा जांच आयोग गठित किया गया था, जिसके सदस्य कौन थे? अमर सिंह और अफजल अली थे। इनका काम क्या था? किसानों की मांगों को सुनना और उनका समाधान करना। प्लस 1920 में भी एक जांच आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था। इसके सदस्य कौन थे? रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता इसके सदस्य थे और जिनका काम वही था किसानों की मांगों को सुनना और उनका समाधान करना। और किसानों की यह कुछ मांग को क्या कर लेते हैं? स्वीकार भी कर लेते हैं, प्लस उन्हें कुछ करों में छूट भी दे देते हैं। लेकिन इनकी मांगों को कौन स्वीकार नहीं करता है? बिजोलिया का सामंत इनकी मांगों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए ये जांच आयोग ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं। तो हम सेकंड चरण की बात करी, सेकंड चरण में कौन कौन से विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जैसे 2 बड़े नेता जुड़े, संगठनों का कुछ निर्माण किया गया था, प्लस कांग्रेस के अधिवेशनों में कांग्रेस की समर्थन प्राप्त करने के प्रयास किए गए और मेवाड़ रियासत द्वारा क्या किया गया था? 2 जांच आयोगों का गठन किया गया था। उसके अलावा हम बात करें, जब रियासतें द्वारा भी कोई समाधान नहीं निकाला गया था, तो इस बार अंग्रेज इस आंदोलन पर नजर जमाए हुए थे और उस समय अंग्रेजों को जो एडीजी था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, राजस्थान में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वह कौन था? रॉबर्ट हॉलैंड। उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। किसके लिए? किसानों से बात करने के लिए गए थे और उसमें कौन कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, जो कि उस समय का क्या था? एडीजी था। आगवली, जो कि उस समय के क्या था? सचिव था। विल्किंस, जो कि पीए था। किसका पीए था? ये एडीजी का पीए था। बिहारी लाल और प्रभाष चंद्र चटर्जी, ये किसकी तरफ से थे? तो यह रियासत की तरफ से थे। अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन थे? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट हॉलैंड खुद थे, आगवली जो कि उस समय का सचिव था और विल्किंस जो कि एडीजी का पीए था। प्लस रियासत से कौन थे? बिहारी लाल और प्रभाष चंद्र चटर्जी। यह किससे बात करने के लिए जा रहे हैं? किसानों से बात करने के लिए जा रहे हैं। किसानों से बात करने के लिए कौन आ रहा है? तो किसान नेता कौन कौन? मोतीराम जी,
नारायण पटेल, माणिकलाल वर्मा जी और राम नारायण चौधरी जी। कब आ रहे हैं? 1922 में किसानों और अंग्रेजों के मध्य में यह वार्ता होती है, लेकिन इस वार्ता का भी क्या कोई ज्यादा फल निकलता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, दो आयोग कौन कौन से? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919, राज सिंह बेदला आयोग 1920 में, प्लस एजीजी द्वारा भी किसानों से वार्ता के प्रयास किए गए थे। कौन था उस समय एजीजी? रॉबर्ट हॉलैंड उस समय का राजस्थान का एजीजी था। अब उसके बाद में क्या होता है? 1923 आते आते कौन सा चरण स्टार्ट हो जाता है? बिजोले किसान आंदोलन का तीसरा चरण स्टार्ट हो जाता है। अब इस तीसरे चरण में क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा हर समय प्रतिवर्ष क्या किया जाता था? भूमि का मापन किया जाता था कि कौन सी भूमि अयोग्य है और कौन सी भूमि योग्य है, यानी कि किस भूमि पर खेती की जा सकती है या फिर कौन सी भूमि बंजर है। उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था ट्रेंच। फ्रेंच अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया था? बिजोलिया में जो असंचित भूमि थी कि जहां पर क्या नहीं खेती नहीं हो सकती, उस भूमि पर भी क्या कर दिया गया था? उस भूमि पर भी टैक्स लगा दिया था। अब वो भूमि जो किसानों को कुछ काम की नहीं है, लेकिन उसके बदले भी अगर किसानों को पैसा देना पड़े तो इसमें क्या है? किसानों में और अधिक गुस्सा आ गया, यानी कि फ्रेंच ने क्या कर दिया गया था? असंचित भूमि पर टैक्स लगा दिया था। और उस समय जब किसानों को ये पता लगा कि असंचित भूमि पर भी टैक्स लगा दिया गया था, तो किसान अब किसके पास जाएंगे? अपने नेता के पास। उनका नेता कौन? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जी ये बोलते हैं किसानों से कि आप अपनी जो उपजाऊ भूमि है वह भी क्या कर दो? सामंत को दे दो। जिससे क्या है? सामंत पे परेशानी होगी, प्रेशर पड़ेगा, और आप इस बार अनाज का उत्पादन ही मत करो और सारी भूमि किसको सौंप दो? सामंत को जाकर सौंप दो। विजय सिंह पथिक जी की बात किसान मान लेते हैं और वे अपनी जो संचित भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, वह किसको जाकर सौंप देते हैं? वह सामंत को जाकर सौंप देते हैं। कब? 1927 में। और सामंत उस भूमि को क्या कर लेता है? सामंत उस भूमि को जब्त कर लेता है। जब सामंत उस भूमि को जब्त कर लेता है तो किसानों को गुस्सा किसके खिलाफ है? विजय सिंह पथिक जी के खिलाफ आता है, और विजय सिंह पथिक जी को किसानों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए 1929 आते आते विजय सिंह पथिक जी क्या कर देते हैं? विजय सिंह पथिक जी आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक बिजोला किसान आंदोलन से कब अलग होते हैं? तो 1929 में अलग होता है। कारण क्या था? किसानों के विरोध का कारण। किसान क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि किसानों की भूमि सामंत द्वारा जब्त कर ली गई थी, और यह राय किसने दी थी? तो ये राय विजय सिंह पथिक जी ने किसानों को दी थी, इसलिए वह क्या कर लेते हैं? आंदोलन से अलग हो जाते हैं। जब विजय सिंह पथिक जी बिजोला किसान आंदोलन से अलग होते हैं तो अब नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी एक बंदे को भेजते हैं। वह कौन है? जमनालाल बजाज जी, जो मूलतः क्या थे? राजस्थान के थे, राजस्थान के व्यापारी थे। गांधी जी जमनालाल बजाज जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजते हैं, और जमनालाल बजाज जी बिजोलिया आकर एक बंदे को अपॉइंटमेंट करते हैं। उसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय, यानी कि अब आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? आंदोलन का नेतृत्व हरिभाऊ उपाध्याय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। और अगर हम थोड़ा बात करें तो जैसे हमारे राजस्थान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़े जी, वह भी कौन से आंदोलन से निकले हुए हैं? वह भी बिजोलिया किसान आंदोलन, और उनका नाम हम उनका योगदान मेवाड़ प्रजामंडल में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, तो वह भी इस आंदोलन से संबंधित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जमनालाल बजाज जी अब आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंप कर जा रहे हैं? हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेतृत्व सौंप कर जा रहे हैं। अब आंदोलन चल रहा है, तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा। तो 1941 में आते आते जो मेवाड़ रियासत के जो पीएम है कौन? वी राघवाचारी। वी राघवाचारी किसानों के पास आते हैं, और उनके साथ में कौन आते हैं? मोहन सिंह मेहता जी। किसानों के पास में मेवाड़ रियासत के पीएम आते हैं और किसानों की मांग सुनते हैं, और किसानों की क्या कर लेते हैं? सभी मांगे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए यह आंदोलन कब समाप्त होता है? 1941 में यह आंदोलन क्या हो जाता है? यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। जो कि चालू कब हुआ था? 1897 में यह आंदोलन चालू हुआ था, जो कि कब समाप्त होता है? 1941 में। क्यों? क्योंकि मेवाड़ रियासत के पीएम वी राघवाचारी द्वारा किसानों की सभी मांगे स्वीकार कर ली गई थी। और हम देखें कि इस आंदोलन के तो यह आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? तो 44 ईयर्स तक यह आंदोलन चला था। कौन कौन से वर्ष में? 1897 से 1914 तक इसका प्रथम चरण माना जाता है, 1914 से 1923 तक इसका द्वितीय चरण, और 1923 से 1941 तक इसका क्या माना जाता है? चतुर्थ चरण माना जाता है। और यह दुनिया का ऐसा प्रथम ऐसा आंदोलन है जो कि इतने लंबे समय तक चला था, और कितने साल तक चला था? 44 साल तक यह आंदोलन चला था। प्लस जो हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं कौन? प्रेमचंद जी। उनका एक उपन्यास है, कौन सा है? रंगभूमि। वह उपन्यास भी किस आंदोलन पर? बिजलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। प्लस जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, वे महाराष्ट्र से एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे। उस न्यूज़पेपर का नाम था मराठा। इसमें क्या करते थे? वह बिजोले किसान आंदोलन की खबर प्रकाशित करते थे। वैसे ही कानपुर में
एक पत्रकार जी थे, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकालते थे, उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? उस न्यूज़पेपर का प्रताप नाम से वह साप्ताहिक न्यूज़पेपर निकालते थे। जिसमें क्या करते थे वह विद्रोही किसान आंदोलन का प्रमुख तौर पर कवरेज देते थे। इसलिए विजय सिंह पथिक जी द्वारा उनको क्या भेजी गई थी? किसको? गणेश शंकर विद्यार्थी जी को चांदी की राखी भेजी गई थी। किस लिए? क्योंकि वह अपने न्यूज़पेपर का नाम क्या है? प्रताप। कहाँ से निकलता है? कानपुर से। कैसा है? साप्ताहिक पेपर है जिसमें विद्रोही किसान आंदोलन की क्या करते थे? वह खबरें प्रकाशित करते थे। अब इसके अलावा थोड़े और फैक्ट की बात करें तो जैसे हमने 2 प्रमुख नेता पढ़े, कौन? माणिकलाल वर्मा जी। माणिकलाल वर्मा जी किसानों को मोटिवेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या करते थे? गीत गाते थे। यानी कि माणिकलाल वर्मा जी सिंगर का भी काम करते थे। और वह कौन सा गीत गाते थे? तो वह पंचड़ा का गीत गाते थे। जब माणिकलाल वर्मा जी गीत गाते थे, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उनके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स मिले, इसलिए विजय सिंह पथिक जी द्वारा भी क्या था? गीत गाना चालू कर दिया गया था। और विजय सिंह पथिक जी द्वारा कौन सा गीत गाया जाता था? पीड़ितों का पंचड़ा। तो ध्यान रखना, माणिकलाल वर्मा जी गीत गाते थे पंचड़ा, पथिक जी गाते थे पीड़ितों का पंचड़ा। तो यह बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख फैक्ट है। उनके जो 3 चरण हैं, उन 3 चरणों के क्या-क्या घटनाक्रम है, वह सभी बातें, वह सभी चीज़ें हमने इस क्लास में समरी की हैं और रिवाइज़ की है। और इनके अलावा नेक्स्ट क्लास में जो कि आपको पूरी तरह से कंबाइंड मिलेगी, उसमें इस टॉपिक से आए हुए जितने भी क्वेश्चन्स हैं, उन सभी को हम देखेंगे। धन्यवाद आप सभी के साथ जुड़ने के लिए।